तो देखो आज अपन इसमें बात करेंगे कि दही के गुणों के बारे में। ठीक है, तो दही क्या होता है, मतलब दही अपन जानते हैं खट्टा होता है, तो खट्टा होता है तो वो रस में क्या हो गया, खट्टा यानी कि अम्ल रस वाला हो गया। फिर अम्ल रस है तो उसका क्या विपाक भी क्या बनेगा, अम्ल विपाक बनता है। ठीक है, तो ये बात कर लिया अपन। ग्राही, ग्राही मतलब होता है स्तंभकारी होता है ना, पतले मल को बांधने वाला, जो जैसे इसीलिए तो कभी भी आपने सुना होगा जिनके मोशन या डायरिया हो चुका है, जिनको दस्ते लग चुकी है, उनको क्या करते हैं, दही चावल खिलाते हैं अपन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मल को क्या करता है, बांध देता है ना, तो ग्राही है इसीलिए। फिर गुरु है ना, जानते हैं अपन दही क्या है, गुरु है। फिर है उष्ण होता है, ध्यान रखना उष्ण होता है, ये नहीं कि दूध है शीत, तो ये दूध से ही तो बना है दही, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, शीत होगा। नहीं, शीत नहीं होता है, ये क्या होता है, वीर्य में उष्ण वीर्य वाला होता है, वायु को जीतने वाला होता है, यानी वात नाशक होता है। मेद, शुक्र और बल, श्लेष्म है ना, श्लेष्म मतलब कफ, पित्त, रक्त, अग्नि, शोक यानी एडिमा को करवाने वाला होता है, यानी कि उसको उद्दीप्त करने वाला होता है इन चीज़ों को। फिर आगे क्या बोल रहा है, अरुचि। अरुचि यानी जिनको अपन जानते हैं कि अरुचि हो रखी, तो खट्टी चीज़ें खिलाओ उनको, है ना। जैसे कि क्या बोलते हैं अपन की अम्ल वाली सारी चीज़ें खिलाओ, तो अम्ल में क्या आ चुका है अपने, अपन जानते हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं कि दही के बारे में। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, पीनस, जिनको राइनाइटिस हो यानी बहुत ज़्यादा पुराना क्या हो रखा हो, सर्दी जुकाम हो रखा हो, तो उनको भी क्या देते हैं अपन, दही। लेकिन ध्यान रखना ये दही राइनाइटिस में दे रहे हैं ना, पीनस जिनको हो रखा हो वो दही उनको बोलते हैं अपन। फिर मूत्रकच्छ और गृहिणी रोग और रुक्ष, दही इन चीज़ों में क्या दही पथ्य माना गया है। फिर रात्रि में देखो कब कंडीशन, ये ध्यान रखना, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दही के बारे में, तो ये दही के बारे में लिखना पड़ेगा कि रात्रि में गर्म करके, रात्रि में नहीं खाना चाहिए। तो ये तो एलोपैथी या मॉडर्न तो अभी बोल रही है, लेकिन अपने आचार्यों ने तो 5,000 साल पहले ही बोल दिया है कि रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए। फिर गर्म करके भी दही नहीं खाना चाहिए, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में भी दही नहीं खाना चाहिए, शरद ऋतु में भी दही नहीं खाना चाहिए। कौन सी 3 ऋतु है जिनमें दही नहीं खाना चाहिए, बसंत, ग्रीष्म और शरद। ध्यान रखना, बसंत, ग्रीष्म, शरद ऋतु में दही नहीं खाना चाहिए। फिर बोल रहा है मूंग की दाल के साथ, मूंग की दाल के बिना, मधु के बिना यानी शहद नहीं मिलाए, घी के बिना, मिश्री के बिना, आंवले के बिना, प्रतिदिन और मंद दही जो पूर्ण रूप से जमी ना हो, ऐसा दही नहीं खाना चाहिए। ठीक है, कैसा दही नहीं खाना चाहिए, मूंग की दाल नहीं मिलानी, उसमें मधु नहीं मिलाना, घी नहीं मिलाना, मिश्री नहीं मिलाना, है ना। तो ये चीज़ें मिला मिला के ही खाते हैं अपन, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं मिलानी चाहिए। ठीक है, दही को एक यूनिक तरीके से खाना चाहिए, प्रतिदिन और मंद दही खाना चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं कि बिल्कुल पतला दही हो, है ना, वैसा दही का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा ज्वर, रक्तपित्त, विषर्प और कुष्ठ और पांडु और भ्रम रोग की उत्पत्ति हो जाएगी, यानी इनकॉन्शियसनेस आ जाएगी। ऐसी सारी डिजीज बता रखी, तो ये बेसिकली नॉर्मली याद रख लेना आप। और बाकी इसमें ये ध्यान रखना कब दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब तक्र क्या होता है, जो छाछ पीते हो ना आप, उसको बोलते हैं तक्र बोलते हैं। ठीक है, जो किससे बनी होती है, आपके दही से बनी होती है। ठीक, अब दही में जो छाछ के बारे में क्या क्या चीज़ें बता रखा है, छाछ होगी, लघु होगी, कषाय रस होगी, अम्ल रस से होगी, जठराग्नि को दीप्त करवाएगी, है ना, जानते हैं खट्टी चीज़ है ये भी, तो जठराग्नि को क्या करवाएगी, दीप्त करवाएगी। अभी देखो यहाँ पर कषाय और अम्ल रस, लेकिन प्रधानता तो अम्ल रस की होती है, इसीलिए कषाय रस भी होता है इसमें, लेकिन अम्ल रस अपने को शूट होता है, मतलब कि अपन महसूस कर सकते हैं अम्ल रस को, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कसेलापन भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, लघु होगा। फिर बात करते हैं कफ वातनाशक होगा। फिर शोप यानी कि जब भी इन्फ्लामेशन आ रखी हो तो वो क्या करवाता है, शोध और उदर रोग और अर्श, ग्रहणी रोग और मूत्र ग्रह, अरुचि, गुल्म, प्लीहा और घृत, है ना, जो व्यापद जो भी चीज़ें बता रखी हैं यहाँ पर, या घृत के अति सेवन से उत्पन्न रोग। तो ध्यान रखना, देखो जब आप सेकंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, चरक संहिता, तो उसके सेकंड चैप्टर में आएगी यवांगु, तो वहां पर 28 प्रकार के यवांगु का वर्णन कर रखा। तो जब भी बहुत ज्यादा कोई घी पी लेता है, घी वाली चीजें खा लेता है, जैसे पार्टी में गया वहां पर उसने क्या किया, बहुत ही ज्यादा वो दाल बाटी खा ली घी वाली, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके व्यापद यानी उसके जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उसको क्या ठीक करने के लिए अपन छाछ पिला दो, तक्र पिला दो उसको। ठीक है, तो ये एक प्रकार की यवांगु भी हो गई, और इसके व्यापद को कम भी किया जा सकता है छाछ पिला के। ठीक है, फिर गर विष, कृत्रिम विष और पांडु, है ना, जो पॉइजन विष होता है, और पांडु यानी एनीमिया रोग को शांत करने वाली होती है कौन, तक्र। तो ध्यान रखना है, थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें ध्यान रखना। एक तो वात कफनाशक होती है, और अम्ल रस और कषाय रस और जठराग्नि को दीप्त करने, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक तो ये क्या घृत व्यापद है ना, जो घी है उसके अति सेवन से उत्पन्न रोग जो भी हो रहा था उसको नष्ट कर देती है ना, तक्र। फिर तक्र के सेवन के निषेध अष्टांग संग्रह ने बता रखे, ये अपने को नहीं पढ़ने। फिर मस्तु है ना, मस्तु के गुण बता रखे। देखो जो जमी हुई दही है ना, जो जम जाती है, उसके ऊपर का जो जल बच रहा होता है वो तो बहुत ही लाइट होता है, तो उसे बोलते हैं मस्तु। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो जमी हुई दही है उसके जो ऊपर जल आ जाता है उसको बोलते हैं मस्तु। अब मस्तु भी तक्र के समान ही होगा, सही बात है, किंतु यह क्या होता है, सर, सर मतलब अस्थिर होता है, सर मतलब
अस्थिर होता है, यानी बहने वाला होता है। जानते हैं लिक्विड है, बिल्कुल ही लिक्विड है, वो तो ऊपर आ रखा है तो वो तो अस्थिर होगा ही सी। फिर स्रोतशों को क्या शोधन करवाने वाला होता है। क्यों? क्योंकि देखो पतला है और पतली चीज आराम से हर जगह चली जाती है ना, तो स्रोतशों को शोधन करवाने वाला कौन होता है? मस्तु का गुण है ये, है ना। विष्टम्भ 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 होता है को दूर करने वाला होता है, लघु होता है, ये चीजें ध्यान रखना। तो इसमें बेसिकली ध्यान रखने वाली बात क्या है? तक्र के समान है और सर है और स्रोतशों का शोधन करवाने वाला होता है कौन? मस्तु। और मस्तु क्या होता है? जो दही जम जाता है उसके ऊपर जो पानी रहता है ना, जो दही जमाने के बाद जो पानी बच जाता है वो मस्तु कहलाता है। और तक्र के बारे में आप जान ही गए हो, लेकिन ये अष्टांग संग्रह का भी दे रखा है, ये आप मत पढ़ना क्योंकि आपने सिलेबस में नहीं है। जो चीजें थी वो बता रहा हूँ मैं। और फिर नवनीत के गुणों के बारे में बात करें तो नवनीत के गुणों के बारे में यदि अपन डिस्कस करें तो क्या चीजें हैं यहाँ पर? नवनीत क्या होता है? नवनीत जो मक्खन होता है ना उसको बोलते हैं नवनीत, यानी नव यानी नया निकाला गया जो मक्खन है वो नवनीत होता है। ठीक है, जो कि दही से ताजा निकाला जाता है, दही से ही निकालते हैं अपन जानते हैं, है ना। वह क्या होता है? वृक्ष होता है, यानी कि बल कारक होगा। शीतल यानी वर्ष मतलब ये भी कह सकते हैं कि अपना स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने वाला हो रहा है। शीतल है, पता ही है अपने को। फिर बल वो अग्नि को बढ़ाने वाला है, समझ में आ जाती है ये चीजें थोड़ी कॉन्सेप्ट, या अपने युक्ति के अनुसार भी लिख सकते हैं ये चीजें सब सोच सोच के। हाँ भाई ये अग्नि को बढ़ाने वाला भी होगा, संग्रही होगा। फिर यहाँ याद रखने वाली बात है कौन सी है कि वात पित्त अश्रक और क्षय और अर्श और अदित और कांस को नष्ट करने वाला होता है। खांसी हो रही है तो अब नवनीत दे दो, है ना, ये नष्ट करवाता है। वात पित्त और अश्रक, रक्त की जो भी प्रॉब्लम है, वात पित्त की प्रॉब्लम है ना, अर्श की प्रॉब्लम है, तो ये चीजें क्या नष्ट करवाने वाला होता है। तो ये चीज अपन को समझ में आ गई। अधीर यानी कि अपन जैसे नवनीत खाएंगे तो फेशियल पैरालाइज भी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा इसका। तो दो चार चीजें ध्यान रखना है इसमें से। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है 2 नंबर में नवनीत के गुण लिखो, तो आप सोच के भी लिख सकते हो। बेसिकली दो चार चीजें जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है, अधीर्त और ये वातपित्त और अश्रक, है ना, सय अर्श, इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना प्रॉपरली, क्योंकि सब चीजें याद रखने की नहीं होती। बेसिकली जो जो चीजें कॉन्सेप्ट वाइज याद रह रही वो तो याद रखनी नहीं, लेकिन जो चीज याद रखनी है एकदम वो तो रटनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, फिर बोल रहा है कि बिना दही बनाए निकाला गया नवनीत, है ना। जो बिना दही बनाए डायरेक्ट निकालते हैं ना वो क्या करवाता है? संग्रही होता है ना। रक्तपित्त और नेत्र रोग का नाश करने वाला होता है। तो थोड़ी बहुत ये चीज भी ध्यान रख लेना, रक्तपित्त और नेत्र रोग का नाश कौन करता है? जो डायरेक्ट बिना दही से ही नवनीत निकाल लेते हैं वो वाला। फिर घी, घी के बारे में क्या बता रहा है? घृत के गुणों के बारे में बता रहा है। गुणों जो भी अपन सब जानते हैं कि वो घी खाते हैं तो अपने क्या क्या सारी चीजें होती है जो वही बेसिकली बता रहा है। देखो बुद्धि को बढ़ाने वाला अपन ने सारी चीजें बड़ों के द्वारा सुन रखी होती है कि देखो ये क्या करता है? बुद्धिवर्धक होता है ना, स्मृतिवर्धक होता है, मेधा बढ़ाता है, जठराग्नि बढ़ाता है ना, बल, आयु, शुक्र, नेत्र, बालक, वृद्ध, प्रजा, कांति, सुकुमार, है ना, स्वर को बढ़ाने वाला होता है। तो ये सारी चीजें बालक को भी घी खिलानी चाहिए, वृद्धा, प्रजा, इन सारी चीजों में क्या यूज करना चाहिए? घी का सेवन करवाना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर? परिसर्प, है ना, विसर्प हो जाता है या शरीर में कोई चोट लग गई है ना, अग्नि से जल जाता है, कहते हैं ना अपन शीत होता है घी, तो वहां पर उसको लेपन करवा देते हैं। ठीक है, फिर इन सभी चीज़ों में क्या है? लाभकारक होता है। बेसिकली नॉर्मल जितनी याद रख सको उतनी याद रखना, अदरवाइज इतना डीपली या इतना टेंशन मत लेना कि ये याद नहीं हो रहा क्या कर रहे हैं इसमें। तो जो नॉर्मल चीज़ें वो तो याद रह जाएगी। बुद्धिवर्धक, स्मृति, मेधा इनको बढ़ाएगा। ठंडा होता है तो जलन वाले स्थान पर लगा सकते हैं अपन। फिर क्या कह रहा है? वात पित्त को, है ना, विष को, उन्माद में, शोष में, जब अलक्ष्मी वहां भी आया था, कहाँ पर? गाय के दूध में भी आया था अलक्ष्मी। तो ये क्या चीज़ है? जिसकी दरिद्रता हो रखी है तो वो घी बेचकर भी आराम से अपनी लक्ष्मी कमा सकता है, यानी पैसे कमा सकता है। यानी जोर को नष्ट करने वाला होगा स्नेह। अब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना आपके हिसाब से, कोई इतनी ज़्यादा ये भी नहीं है। तो वैसे जो घी के गुण आ जाए तो बेसिकली आप दिमाग से भी लिख सकते हो बड़ा बड़ा, लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात ये पुराण जयती व्याधि शोधनम रोपणम। तो ये क्या बोल रहा है? जो पुराना घी है वो उसके बारे में बता रखा है, नहीं, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। तो जितना पुराना होगा, कई कई लोगों के पास 10 साल पुराना घी भी मिल जाता है आज के समय में, यानी उनको उस टाइम पैक कर दिया था उन्होंने, वो भूमि में गाड़ दिया था, वो अब निकालते हैं 10 साल बाद, तो वो घी कितना गुणकारी होता है उसके बारे में बता रखा है। तो ये क्या होता है? मद यानी एल्कोहलिज्म, यानी जो ज्यादा ही अल्कोहल पी लिया। अपस्मार यानी कि एपिलेप्सी, मूर्छा। फिर सिर, कर्ण, जो ऊपर सुपर क्लेविकुलर वाले रोग है, नाक, कान, गला वाले। फिर योनि यानी वेजाइनल रोगों को नष्ट करने वाला होता है। फिर क्या बोल रहा है? व्रणों यानी एप्सिस हो जाते हैं ना कहीं कहीं पर, व्रण जो पिंडिकाएं बन जाती है उनका शोधन करवाने, रोपण करवाता है, हीलिंग करवाने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। कौन सा? पुराना घी, है ना। और पूर्वोक्त कहे गए घृत के सामान्य गुणों से अधिक गुणकारी, यानी जितने भी इस चीज बता रखी इसने ऊपर जो भी गुण बता रखे उनमें सबसे अच्छा मानेंगे, अमृत के समान माना गया कौन सा? पुराना घी। तो पुराने घृत के बारे में आ जाए, पुराण घृत के बारे में बताइए, तो आप ये सारी चीजें लिख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें से पुराना घृत वाला, है ना। तो ये ज्यादा पढ़ना आप, और आपकी जो बुक है उसमें अंडरलाइन कर लेना इस चीज को। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कोटेशन के बारे में। तो किलाट पीयूष और दधी कुर्ची का मोरट,
है ना, आदि, ये सभी क्या बलवर्धक होते हैं। क्या किलाट, किलाट क्या होता है, दूध का दही, है ना, तक्र के समान पकाने पर दूध का पृथक हुआ जो घन भाग है वो क्या कहलाता है, किलाट कहलाता है ना, और इसका जो द्रव भाग है वो मोरट कहलाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बता रहा है, किलाट क्या होगा, पीयूष क्या होगा, है ना। पीयूष अपन वो भी बोलते हैं जो जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद जो प्रथम दूध होता है स्त्री का, उसको भी पीयूष बोलते हैं, ठीक है। अपन ने 12th में पढ़ रखा है ये। तो यहाँ पर सारी चीजें हो जाए, दही दधी कुर्ची का क्या होता है, तो यहाँ पर बता रखा है जो मोरट कहते हैं, और ये दोनों घन भाग होते हैं यानी कि सॉलिड भाग होते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, दूध को दही, क्या बोला है, ये दूध को दही या तक्र के समान पकाने पर, पकाना है उसको, और जब वो क्या हो जाता है, सॉलिड भाग हो जाता है, उसको क्या बोल रहे हैं, किला, जबकि उसमें लिक्विड पार्ट बचता है वो मोरट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, सॉलिड और लिक्विड भाग एक साथ रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दधी कुर्चिका। जब तक दधी कुर्चिका तब तक बोल रहे हैं जब तक उसमें सॉलिड लिक्विड दोनों पार्ट है, लेकिन उसमें से क्या कर रहे हैं, लिक्विड पार्ट क्या कहला रहा है, मोरट कह रहा है, जबकि सॉलिड पार्ट किलाट बोलते हैं, ठीक है। तो दही और दुग्ध को मिलाने पर क्या होता है, अनबॉइल किए हुए का जो घन भाग होता है वो क्या कहते हैं, शीर्षाक कहलाता है। तो देखो बेसिकली आप नॉर्मली ये ध्यान रखना, किलाट, पीयूष, दधी कुर्चिका, मोरट, आप अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से और भी दे रखा है लेकिन मैं बेसिकली बता चुका हूँ इसको। फिर आगे और भी बात करनी है इसमें कि क्या होता है, ये और डीपली बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टरों में। फिर सभी क्या होते हैं, बलवर्धक होते हैं, ठीक है। शुक्र, निंद्रा और कप को वृद्धि करवाने वाले होते हैं, और विबंध होते हैं, और गुरु और दोष को उत्पन्न करने वाले होते हैं। बेसिकली ये नॉर्मली जो चीजें हैं वो याद रखना। और अब आगे बात करें तो गाय के बारे में बात कर रहा है कि गाय का दूध जो घृत है, चाहे दूध है गाय का चाहे घी है, वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो गव्य क्षीर घृते श्रेष्ठ है, ये किसके लिए आई है ये लाइन, तो गाय के दूध तो घी के बारे में आई है, ठीक है। जबकि निंदनी, निंदयते च वि संभवे, यानी जबकि भेड़ का दूध और घृत निंदनीय माना गया। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि गाय का दूध घृत श्रेष्ठ माना गया है, जबकि भेड़ का जो भी चीज है, अपन ने पढ़ी थी भेड़ के दूध में कि वो क्या होती है, हृदय के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, जबकि भेड़ का दूध क्या होगा, सबसे निंदनीय माना गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इशू वर्ग के बारे में। इशू वर्ग क्या है, जो मीठे मीठे जूस पीते हैं अपन, गन्ने का जूस पी रहे हैं, सब किस में आ रहे हैं, ये भी लिक्विड में आ रहे हैं, तो इशू वर्ग शुरू हो जाता है यहाँ पर। तो अपन ने तोय वर्ग के बारे में बात कर ली, क्षीर वर्ग के बारे में बात कर ली, जिसमें क्या क्या चीजें आई थी, गिलाट, ये सारी चीजें, तक्र, दही, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपन इशू वर्ग के बारे में, यानी गन्ने के रस के गुणों के बारे में। तो गन्ने का रस के गुण क्या क्या करवाते हैं, तो गन्ने का रस क्या होता है, सर होता है, मैंने कहा था ना, सर का मतलब पहले बता चुका हूँ, पतला होगा, और गुरु होगा, स्निग्ध होगा, ब्रंगण करवाएगा, कफ और मूत्र को उत्पन्न करवाने वाला होता है, और क्या होगा, ये वीर्यवर्धक होगा, शीतल होगा, और रक्त पित्तनाशक, और मधुर विपाक और मधुर रस वाला। देखो मधुर विपाक इसको याद रखने की जरूरत नहीं, अपन ने पिया हुआ है गन्ने का जूस, तो ये मधुर ही होता है, ठीक है, और ठंडा होता है इसलिए शीत वीर्य वाला हो गया, ठीक है। अब ये क्या करवाता है, गुरु और स्निग्ध होता है, इसलिए ब्रंगण भी करवाता है, और दूसरा ये वीर्यवर्धक भी होता है। तो नॉर्मली आप ध्यान रखना है सारी चीजें कि वीर्यवर्धक होता है, ब्रंगण करवाएगा, गुरु स्निग्ध। बस ये यहाँ पर क्या है कि सारी वही लाइनें इसलिए बता रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इन चीज़ों को याद रखना ही पड़ेगा, और जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ। इन 2 चैप्टरों में आपको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि देखो इनको थोड़ा बहुत याद भी रखना होता है, और बहुत बड़े चैप्टर है ना, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर हैं। लेकिन बेसिकली अपन जब ये 2 चैप्टर फिनिश कर चुके होंगे तो अपना काफ़ी लोड कम हो जाएगा, और उसके बाद अगले चैप्टर जो भी आएंगे वो सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे और अच्छे से समझ में भी आएंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों चैप्टरों में देखो जितना कम याद रखो और अच्छा याद रखो, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना ये याद रखनी है, तो वो उनसे ही क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम। लेकिन एक बार क्या सारे ही पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। फिर देखो गन्ने का अग्र भाग होता है, देखो वो नमकीन होता है, स्वाद में कैसा होगा, रस में नमकीन होगा। जो गन्ने का अग्र जो जड़ वाला भाग होता है ना, उसके बारे में बात कर रहा। फिर दांतों से चूसने पर जो चूसने वाला भाग होता है, अपन जानते हैं, अपन ने सबने गन्ना खा रखा होता है, तो वो क्या होगा, उसमें शुगर के समान गुणों वाला होगा। तो अपन जानते हैं शुगर निकाली जाती है, उससे चीनी बनाई जाती है ना गन्ने के उससे, तो अपन जानते हैं वो तो मधुर होगा, लेकिन जो आगे वाला रूट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, नमकीन होता है। तो ये सारी बातें आपको बता चुके हैं। फिर वह देखो ये क्या बोल रहा है, रूट के अग्रभाग में जंतु द्वारा खाए हुए होने पर यंत्र, यानी मशीन में डालते हैं अपन, है ना, निकालते हैं वो रस निकालते हैं, मेल के साथ मिला हुआ होने पर और थोड़ी देर तक रखे रहने पर यंत्र से निकाला रस विकृत हो जाता है, इसलिए यह रस विधायी, है ना, बर्निंग करवाने वाला, गुरु और विष्टम्बी यानी देर से पचने वाला होता है। तो ध्यान रखना है, जो अपन जूस पीते हैं ना, गन्ने के जूस के बारे में बता रहा है, ठीक है। अपन नेक्स्ट कोटेशन में चलते हैं। तो अब नेक्स्ट कोटेशन क्या बोल रहा है यहाँ पर, पोंड्र या पोंड्रा बोल रहा है। तो ये चीज़ क्या होती है, तो देखो यहाँ पर समझना आप, ये थोड़ी बहुत बेसिकली टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्ट 2 नंबर में दे देता है, सारी कुछ चीज़ नहीं देता, बस पूछता है वो कि फणित क्या होता है ना, पोंड्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता रहा है। तो क्या है ये चीज़, तो गन्ने का शीतल, निर्मल और मधुरता से श्रेष्ठ होता है, और ये वांशिक यानी नीले रंग का, गन्ना यानी अपेक्षाकृत कुछ हीन
और शात पर्वत यानी छोटे छोटे अनेक पर्व वाला होता है। ठीक है, जो नेपाल आदि ये क्या बोल रहा है, नेपाल आदि नाम से गन्ने का क्रम एल्केलाइन यानी क्षारीय, कषाय और उष्ण और कुछ विधायी होता है, अर्थात दाह उत्पन्न करवाने वाला। तो ये एक कंडीशन आ चुकी है, यानी कि एक स्पेशल जाति आ चुकी है यहाँ पर गन्ने की, उस चीज़ के बारे में बता रहा है। तो थोड़ा बेसिकली थोड़ा थोड़ा याद रख लेना, ये दाह उत्पन्न करवाने वाला होता है ना, शीतनी होता है, उष्ण होता है, तो क्षारीय होता है और कषाय रस वाला होता है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना इसके बारे में। फिर बात करते हैं फणित। तो देखो ये क्या बोल रहा है, राब भी बोलते हैं उसको, राब जानते होंगे आप। तो गन्ने के रस को पकाकर गाढ़ा बनाना, जब गुड़ बना रहे होते हैं ना, वो वाली कंडीशन हो गई, मतलब वहाँ लिक्विड भी होती है लेकिन इतना गाढ़ा हो चुका होता है वो गुड़ बनने की कंडीशन से पहले वाली, वो क्या अवस्था कहलाती है, फणित कहलाती है। अब वो चीज़ क्या करवाती है, अपनी बॉडी में गुरुत्व लाएगी, एफिशिएंसी कारक होगी, कफ को बढ़ाएगी, है ना। तीनों दोषों को संचय करवाने वाली होती है, मूत्र का शोधन करवाने यानी डायूरेटिक यानी बात टॉयलेट को पास आउट करवाने वाली होती है फणित। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन, ये अगले कोटेशन में क्या बोल रहा है, संस्कारों द्वारा साफ करने वाला गुड़, है ना, गुड़ के बारे में बता, कुछ कफ कारक होता है और मूत्र तथा मल को निकालने वाला होता है। ठीक है, ये सारी बातें बता चुके हैं आपको कि यहाँ पर मैंने बात कर ली थी फणित। तो फणित भी एक तरह का गुड़ ही है ना, बस गुड़ के बनने से पहले वाली स्टेज है। और बिना साफ किया गया गुड़, है ना, ये तो साफ करने वाला जो संस्कार द्वारा कर लिया गुड़। यदि बिना साफ किया गया गुड़ क्या होता है, अत्यधिक कृमि वाला, क्योंकि आप जानते हो जहाँ पर मीठी चीज़ है वहाँ पर वर्म लगेंगे ही सही, वहाँ पर कृमि आएंगे ही सही, तो वो वाली कंडीशन बता। उसको साफ नहीं करोगे तो जो कृमि है वो उत्पन्न करने वाला होगा, मज्जा, रक्त और मेद, मांस और कफ को बढ़ाने वाला होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, कफ दोष को बढ़ाएगा तो वो डिजीज कोज कर देगा। फिर बात कर रहा पुराना गुड़ है, वो हृदय के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ना, जिनके हृदय की प्रॉब्लम है तो ध्यान रखना, हृदयम पुराणम पथ्य माना गया है। ठीक है, तो जो ये लाइन किसके लिए आई है, पुराने जो गुड़ है उसके लिए आई है, उसको पथ्य बोला गया है। फिर नया गुड़ वो कप और अनिल को जो अग्नि है उसको मंद करने वाला होता है, जबकि जो नया नया गुड़ है अभी जो फैक्ट्री से आया है बन के, वो क्या है, कप और अग्नि को मंद करता है ना। तो ध्यान रखना, पुराना जितना भी पुराना गुड़ होगा वो और पुराना घी है वो सबसे ज्यादा पथ्य माने गए हैं या हेल्पफुल माने गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कोटेशन की। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मत्स्य खंडी का। देखो ये वर्ड आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, ये वर्ड आ चुका है और ये क्वेश्चन मिलता भी नहीं है, क्योंकि अपन इतना पढ़ते भी नहीं इस चैप्टर को, छोड़ देते हैं कहीं कहीं। तो ये ध्यान रखना, ये कंकड़ खांड ये शब्द आ चुका है एग्जाम में। मत्स्यंडिका ये क्या चीज है, इसके बारे में ये पूछ रखा है, तो देखो ये भी अपन डिस्कस करेंगे। खंड ये 2 नंबर में पूछा था, ध्यान रखना। फिर खंड यानी शर्करा, सीत यानी सीता बोलते हैं मिश्री को, सीता वो सीता माता नहीं है, सीता मतलब सीता वर्ड से क्या लेना है अपने को, मिश्री लेना है। तो ये तीनों क्रमशः वृक्ष होते हैं, बलकारक होते हैं, क्या को। तो मत्स्यंडिका, खांड यानी शर्करा जो क्योंकि ये तीनों मधुर रस वाली, और मधुर रस सबसे बलकारक होता है, वीर्यवर्धक होता है। जितनी भी जो वीर्यवर्धक या वृक्ष मानी गई है, बलवर्धक चीजें मानी गई है, उनमें मधुर रस तो होगा ही सही। तो ध्यान रखना, मत्स्यंडिका, खंड जिसको शर्करा बोलते हैं, सीता यानी मिश्री, ये तीनों क्या हो गए, क्रमशः बल्यवर्धक होते हैं। यानी पहले सबसे ज्यादा मत्स्यंडिका, फिर खंड, फिर सीता, ये क्रम है इनका, ध्यान रखना। क्रमशः बलवर्धक होते हैं या वृक्ष हो गए। क्षीण यानी चोट लगने पर रक्तपित वायु को नष्ट करने वाले होंगे। और मत्स्यंडिका क्या होगी, से खांड, और खांड से सीता, यानी क्रमशः ध्यान रखना है ना। पहले क्या आ गई सबसे ज्यादा कौन बलपूर्वक है, तो मत्स्यंडिका, फिर खंड, फिर आ गई सीता आ गई। तो ये वर्ड ध्यान रखना है और क्रमशः ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मत्स्यंडिका पूछेगा तो आप बता सकते हो ये वृषवर्धक है, बलवर्धक है, ओज को बढ़ाने वाले होती है। इसके बाद खंड होता है, सीता। तो इस चीज के बारे में नॉर्मली ध्यान रखना। यहाँ भाई अपन ने वहां पढ़ी थी, उसके बाद खंड पढ़ा था, फिर सीता पढ़ी थी। फिर क्या बोल रहा है अगले, आगे क्या बता रहे हैं, याज शर्करा मत्स्यंडिका आदि के गुणों से युक्त होते हुए भी तिक्त, मधुर और कषाय रस वाला होता है। याज शर्करा के बारे में बता रखा है। मत्स्य पिंडिका है ना, मत्स्य पिंडिका आदि गुणों से युक्त होते हुए भी तिक्त, मधुर और कषाय रस वाला होता है। सभी प्रकार के शर्करा यानी कि बर्निंग, है ना, त्रट मतलब प्यास लग रही है, छर्दी यानी कि वमन के लिए आया है, मूर्छा यानी बेहोशी, और रक्तपित्त को नष्ट करवाने वाला होता है। कौन, ये जितने भी सभी प्रकार की जो शर्करा है ऊपर बताई, मत्स्यंडिका, खंड, सीता, ये क्या क्या करवाती है, इनको क्या क्या नष्ट करती है। दाह यानी कहीं बर्निंग हो गई है, जल गया है। त्रट यानी प्यास लग रही है, छर्दी, मूर्छा, भूख लग रही है, तो ये रक्तपित्त को भी नष्ट करती है। अपन जानते हैं ना, कभी कभी एग्जाम के टाइम अपने को भूख लग रही होती है तो अपन एक चॉकलेट खा जाते थे, क्यों, क्योंकि वो मधुर रस है और मधुर रस डायरेक्ट एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये एक आया था, यवास शर्करा को यूनानी में शीरखिस्त भी कहते हैं, तो ये वर्ड इतना ध्यान मत रखना। बाकी याज शर्करा और मत्स्यंडिका के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है और क्या पता रिपीट हो जाए आपके समय। और बाकी अपन नेक्स्ट कोटेशन की बात करें तो इख के विकार
विकारों बनी वस्तुएं, जो एक यानी मीठे रस से जो वस्तुएं बनी हुई है ना शर्करा से, तो शर्करा श्रेष्ठ है, तथा फणित यानी राब अवर है। देखो इसमें श्रेष्ठ क्या माना गया है, हर चीज में अपन पढ़ के उसकी श्रेष्ठता देख रहे हैं। जैसे गाय के दूध श्रेष्ठ माना था, वहां पर भेड़ का जो दूध और घी थे वो हीन माना था, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, शर्करा है वो श्रेष्ठ मानी गई है, और फणित है ना, जो राब है, यानी अपन ने राब क्या पढ़ी थी, जो गुड़ की अपन ने पढ़ी थी ना, जो गन्ने के रस को पकाकर गाढ़ा बनाना, जो गुड़ के बनने से पूर्व अवस्था मानी जाती है, वो फणित मानी, वो क्या अवर मानी गई, हीन मानी गई है। तो ध्यान रखना है बात, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर मधु वर्ग के बारे में बात करें, अगले वर्ग के बारे में। यहाँ पर इशू वर्ग खत्म हो गया, अब बात करते हैं मधु वर्ग के बारे में। तो मधु के गुण बता रहा है, यानी शहद होता है, हनी होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं। नेत्रों के लिए हितकर होता है, जानते हैं अपन, सभी विटामिन होते हैं उसमें। छेदन करवाने वाला होता है ना। और तृष्णा यानी प्यास को बुझाने वाला, श्लेष्मा विष, हिदमा और रक्तपित्त नाशक, और कुष्ठ, प्रमेह, छर्दी, श्वास कांस, अतिसार को नष्ट करने वाला होता है। व्रण यानी कहीं भी एप्सिस हो जाते हैं ना, चोट लग जाती है, वहां हीलिंग नहीं हो रही होती, उसका शोधन, या जब पस भर जाता है उस कंडीशन को साफ करने वाला होता है। जब इसलिए क्या करते हैं कि बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं उनको हनी सजेस्ट किया जाता है, जिनके भी एप्सिस हो जाता है ना उनके। और कहीं कहीं जो दवाइयाँ होती है अपने आयुर्वेद की, उसको इसके साथ भी लेने की कहते हैं कि मधु के साथ ले। क्यों? क्योंकि देखो आपको तीन ही चीजें हैं, एक तो मधु, एक हो गई वात, है ना, एक हो गया पिपली। ये तीनों चीजें क्या होती है, योगवाही, यानी जिसके साथ मिला दोगे उसके साथ वैसा ही बन जाएगी, है ना। इसीलिए जिस भी ड्रग्स यदि ले नहीं पा रहे हो तो उसको कह दो सेहत के साथ ले ले। क्यों? क्योंकि सेहत क्या होता है, हनी क्या होता है, योगवाही होता है, तो डायरेक्ट वो उसके गुणों को भी अपने गुणों में शामिल कर लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और अब बात करते हैं, श्वास कांस अतिसार को नष्ट करने वाला होता है, व्रण को शोधन करवाने वाला, संधान यानी जोड़ने वाला होगा, रोपण हीलिंग करवाने वाला होगा, वात कारक होगा, और रुक्ष कषाय और मधु रस वाला होता है। और मधु शर्करा इसी के समान गुण वाली होती है, जो मीठी शर्करा होती है वो इसी के समान मानी गई है। बाकी ध्यान रखना है, कृमि, छर्दी, श्वास कांस अतिसार को नष्ट करने वाला होता है, और वर्ण एप्सिस हीलिंग रोपण करवाने वाला होगा, है ना, और योगवाही होता है, ये भी बात ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट कोटेशन की बात करें अपन, तो मधु को गर्म करके, देखो कैसे ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पर, तो अंडरलाइन कर लिया करो, आपकी जो भी बुक हो ना तो उसको में अंडरलाइन कर लिया करो, जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ कि ये बार बार ये इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंट होगी, यानी ये पूछ चुके हैं पहले पुराने क्वेश्चनों में, पुराने जो पेपर्स हुए उनमें। तो मधु को गर्म करके उष्ण काल में, और उष्णता यानी कि धूप आदि से पीड़ित रोगी को, जिसमें पित्तज रोग हो रखा है ना, उष्ण पदार्थों के साथ, और मधु ऐसा यदि आप गर्म करके खा रहे हो उसको, ऐसे काल में खा रहे हो जैसे गर्मी में, है ना, और ऐसे डिजीज में खा रहे हो जिसमें पित्त बढ़ी हुई है, ऐसे पेशेंट में, ऐसे पेशेंट को भी क्या मधु नहीं खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को मार देता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, वमन और नीरू और बस्ती देने वाले, यानी वमन और नीरू बस्ती देते हैं ना, देने में उष्ण मधु का प्रयोग निषिद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या कर रहे हैं अपन, वमन करवा रहे हैं तो वो बाहर आ रहा है, न कि अपने डाइजेस्ट होकर अपनी बॉडी में जा रहा है। ठीक है, जब नीरू बस्ती दे रहे हैं तब भी वो एनएस में दे रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि वापिस वो बाहर आ जाता है, ठीक है, मोशन के थ्रू। तो इसलिए क्या वहां पर गर्म करके दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो द्रव्य बनाएंगे वो काढ़ा बनाएंगे, तो काढ़े को तो गर्म करना ही पड़ेगा, तो वहां पर अपत्य नहीं माना गया। लेकिन जैसे ही अपन अपने खाने की या आहार के रूप में ले रहे हैं तो भले अपत्य मान सकते हैं उसको। ठीक है, मान सकते क्या, माना गया है, और कहा भी गया है ये व्यक्ति को मार देते हैं। क्योंकि आगे क्या बोल रहा है ये कि क्योंकि प्रयुक्त किया गया मधु बिना पाक हुए शीघ्र ही बाहर आ जाता है। वही कंडीशन बता दी मैंने जो बोली, शरीर के अंदर इस मधु का पाक नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कहाँ पर पथ्य माना गया है, कहाँ पर अपत्य माना गया है। फिर बात करते हैं तेल वर्ग के बारे में। तेल वर्ग क्या कहता है, कृशाना, देखो यहाँ पर एक लाइन आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजी में पूछता है, कृशाना ब्रण्याल स्थूलाना कर्षणाय च, ये किसके लिए आई है, तो तेल के लिए आई है ना। देखो अब हिंदी पढ़ना इसके, यहाँ क्या बोल रहा है कि सभी तेल अपने अपने योनि यानी उत्पत्ति स्थान, है ना, जो भी इनका उत्पत्ति स्थान होता है उसको आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, योनि, है ना। तो उत्पत्ति स्थान के गुणों के समान होता है। और तिल, अब तेलों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा, तिल का तेल मानते हैं, तो तिल का तेल मान दिया। यहाँ पर जब भी मैं तेल की बात करूँ तो आपको कौन सा तेल लेना है, तिल का तेल। तो तेल मुख्य रूप से तीक्ष्ण व्यवहाई यानी पहले संपूर्ण शरीर में फैलकर फिर पचता है। देखो ये व्यवहाई टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, व्यवहाई क्या होती है कि जैसे पूरी बॉडी में फैल जाएगी फिर उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा, है ना, डाइजेस्ट होगी वो, देन पचेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, व्यवहाई का मतलब क्या है, पहले बॉडी में फैल जाना फिर पचना। तो ये क्या होगी, तीक्ष्ण होगी, व्यवहाई होगी, और त्वचा के लिए क्या मानी गई, दोष कारक मानी गई है। त्वचा के लिए दोष कारक माना गया है जो तेल है वो, है ना। अब ये थोड़ी कंडीशन जम नहीं रही है, यहाँ पर दोष कारक क्यों बोला है। देखो फिर आगे क्या बोल रहा है, नेत्रों के लिए हानिकारक है। जानते हैं अपन तेल को नेत्रों के लिए हानिकारक माना गया है। फिर सूक्ष्म, उष्ण और कफ को नष्ट करने वाला होता है।
कृष्य है ना, जो पतले होते हैं को पुष्ट, अपन जानते हैं पतलों को तेली चीजें ही तो खिलाते हैं, स्निग्ध चीजें खिलाते हैं, है ना। और कब को नष्ट करने वाला होता है, ठीक है। फिर कृष्य को पुष्ट करने वाला, स्थूल को क्रश करने वाला। देखो दोनों कंडीशन बता दी यहाँ पर, जो पतला है उसको अच्छा मोटा बनाएगा वो, और जो मोटा है उसको पतला करेगा, दोनों कंडीशन आ गई, ठीक है। और मल को बांधने वाला होता है, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों अवस्था स्थूल, और ये लाइन आई ना वो इसी के लिए आई थी, कृषा नाम ब्रंगणान स्थूला नाम कृषा, यानी जो कृष है पतला है उसको ब्रंगण करवाएगा, और स्थूल है उसको कर्ष यानी पतला करेगा। ये किसका गुण है, तेल का गुण है। तो ध्यान रखना, देखो वैसे ही स्पेशल लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किसके लिए आई है, तेल के लिए आई है, ठीक है। फिर स्थूल को क्रश करवाने वाला और मल को बांधने वाला, कृमि को नष्ट करने वाला, तो इसीलिए अपन एरंड का तेल यूज करते हैं ना, जिनके कीड़े पड़ जाते हैं पेट में तो बच्चे को एरंड का तेल दे देते हैं, तो वो तेल इसमें भी आएगा, तो कृमि को नष्ट करवाने वाला हो गए तेल सारे। फिर संस्कार में भिन्न भिन्न द्रव्यों में के साथ तैयार किया जाता है, रोगों को जीतने वाला होता है। तो ध्यान रखना बेसिकली ये लाइन कि ये वाली इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना आप सभी, और कृमिनाशक तो याद रह ही जाएगा। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट कोटेशन की। तो एरंड के तेल के बारे में वाग्भट क्या बताता है यहाँ पर, एरंड तेल तिक्त, उष्ण और मधुर, और विरेचन, और विरेचन करवाता ही है, मैंने बताया एरंड का तेल के बारे में सभी जानते हैं अपन, है ना, क्योंकि ये बेसिकली सभी के जो भी पुराने लोग ओल्डी मैन होते हैं वो सभी यही सजेस्ट करते हैं कि जिनको मोशन नहीं आ रहा तो उसको एरंड का तेल पानी में गर्म करके पिला देते हैं, तो क्या होता है उसको मोशन आ जाता है, ठीक है। जिनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, एरंड के तेल में उष्ण, मधुर और सर होता है, ये भी है ना, विरेचन करवाता है। अब क्या कह रहा है ये कि गुरु होगा और अंडवृद्धि जिनके हाइड्रोसिल हो जाता है ना, उसमें भी एरंड का तेल यूज करते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं ये, गुल्म, जब एडिमा हो, ट्यूमर हो चुकी, इन्फ्लामेशन हो गया, तो उसके में भी कौन सा, एरंड तेल। और एरंड के पत्ते भी बांधे जाते हैं, जहाँ जहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है ना वहाँ पर एरंड के पत्ते यूज करते हैं, तो एरंड का तेल भी वैसे हेल्पफुल ही है। फिर वात, कफ और उदर रोगों को, उदर रोग के बारे में बात कर ही चुके हैं, जो भी पेट के कीड़े या कुछ भी पेट की बीमारी हो तो उसमें क्या देते हैं अपन, बच्चों को भी क्या देते हैं, छोटे बच्चों को एरंड का तेल देते हैं। फिर विषम ज्वर, कटी, और जो भी गुह्य प्रदेश में यानी कि गुदा, लिंग, एनस पेनिस वाले पार्ट में, फिर कोष्ठ यानी आशय, पृष्ठ, है ना, बैक रीजन में होने वाले जो स्वेलिंग है उसमें, और जो बार बार पेन हो रहा है उसको जीतने वाला और अच्छा माना गया है क्या, एरंड का तेल। तो बेसिकली अपन सभी चीज जानते हैं क्योंकि अपन इस चीज को यूज कर चुके होते हैं, एरंड के तेल, है ना। आप जब भी आपके पेरेंट्स से या किन से भी पूछोगे तो एरंड के तेल के बारे में सारी चीज़ें यही बताएंगे वो, कि ये विरेचन में यूज़ करते हैं। विरेचन मतलब जिनको मोशन नहीं आ रहा है उनको देते हैं, जिनके पेट के कीड़े हो रखे होते हैं तो बच्चों के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं, है ना। जहाँ भी पेन हो रखा होता है, जिनके संधिवात, आमवात हो रखा है, वहाँ भी इस तेल का यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। फिर लार एरंड के तेल के बारे में बात बता रखी थी, इतना मत याद रखना आप, तो बेसिकली एरंड के तेल के बारे में ध्यान रखना। फिर सरसों के तेल के बारे में बता रखा है ना, सरसों का तेल कटु, उष्ण और तीक्ष्ण होता है, कफ, शुक्र और वायु को नष्ट करवाने वाला होता है, लघु पित्त, रक्त, पित्त रक्त और पित्त रक्त, पित्त रक्त कारक हो गया, कोट यानी जिनके चकते हो जाते हैं ना, आप जानते होंगे कोट के बारे में, है ना। कुष्ठ, कुष्ठ यानी सारी स्किन डिजीज के बारे में बता रहा है ना। फिर बोल रहा है अर्श, जिनको पाइल्स हो चुका है, वर्ण यानी एप्सिस हो गया, है ना, इंसेक्ट को नष्ट करवाने वाला होता है जंतु को। तो सरसों का तेल किस किस में काम आता है, तो इसमें देखो बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखना, एक तो वायु को नष्ट करवाने वाले सारे तेल में लिख देना, जो भी तेल आए उसमें लिख देना आप, क्योंकि स्निग्ध यानी ऑयली है तो वो रुक्षता को कम करेगा, इसलिए आप सभी में लिख सकते हो गुण, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद ये ध्यान रखना कि जंतुओं को नष्ट करवाने वाला जो इंसेक्ट होते हैं ना उनको नष्ट करवाता है। बाकी बहेड़े का भी तेल निकाला जाता है ना, त्रिफला में यूज किया जाता है ना बहेड़ा, तो उस चीज के बारे में बता रखा है। ये स्वादु यानी मधुर होता है, शीतल और केशवर्धक होता है, जिनके बाल बढ़ाने होते हैं ना उसमें बहेड़ा भी मिलाते हैं उसमें, तो बहेड़े का तेल मिलाते हैं। और वातनाशक हो गई, सही है। और उसके बाद नीम के तेल की बात करें तो अधिक उष्ण नहीं होता है ना, अधिक उष्ण नहीं होता है, और तिक्त रस, कृमि, कुष्ठ और कफनाशक होता है। अपन जानते हैं कि बेसिकली नीम नीम अपन खाएंगे तो कीड़े मर जाएंगे पेट के, तो इसका तेल भी तो वही होगा, कृमिनाशक होगा, है ना, कफ का नाशन करवाने वाला होगा। और स्किन डिजीज में हमेशा यूज करते हैं अपन नीम, तो ये तेल भी इसका सेम लक्षण वाला होगा। फिर बात क्या बता रहा है, उमा यानी अलसी, अलसी का तेल भी तो निकालते हैं अपन, उसके बारे में बता रहा है। अलसी के तेल के बारे में क्या बता रहा है, उष्ण और त्वचा के रोगों को कफ में और पित्त में कुपित करवाने वाला होता है, कफ पित्त को कुपित करवाने वाला होता है, और उष्ण और त्वचा में त्वची रोग है उसमें भी अलसी का तेल का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कोटेशन में क्या बता रहा है, इन सभी तेलों में तिल का तेल क्या माना गया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये जो भी चीजें बता रहा हूँ ना, सर्वश्रेष्ठ कौन है, हीन कौन है, तो ये ध्यान रखना है, बेसिकली ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ लेता है तेलों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा तेल है,
तो फिर क्या आंसर लिखोगे जब याद नहीं होगा? तो इन चीज़ों को इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। तो इन सभी तेलों में तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है, पहले ही बता चुका हूँ। और जो कुसुम, कुसुम मतलब कौन सा तेल बताया? कुसुम का, है ना। तो ये जो कुसुम का तेल वही अलसी का तेल, उमा का तेल है ना। तो ये वही तेल है, उसको क्या बोला है? सबसे हीन माना गया है, यानी सबसे और माना गया है, ठीक है, कुसुम का तेल। तो ये बात ध्यान रखना। फिर अगले कोटेशन में क्या बता रहे हैं? वसा और मज्जा और वातनाशक, वात पित्त और कफवर्धक मांस के गुणों का समान गुण वाले होते हैं, अर्थात जिस वर्ग के जीव है उसी के मांस के गुण के समान होता है। मेद के गुण भी वसा और मज्जा के समान। बेसिकली इस चीज को इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन ये जो ऊपर वाली लाइन बताई ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। फिर देखो ये सुश्रुत की बात और इसकी आ गई। अब यहाँ पर अपने तेल वर्ग समाप्त हो जाता है, मध्य वर्ग के बारे में बात करते हैं। यानी जो वाइन और इन एल्कोहल या अरिष्ट जो भी होते हैं वो किस में आते हैं? मध्य वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो एल्कोहल के गुणों के बारे में बात करें तो इसके बारे में तो सभी जानते ही होंगे वैसे, है ना, नॉर्मली। तो सभी प्रकार के जो युक्ति पूर्वक सेवन किए गए मध्य के गुणों के बारे में बता रहा है ना। जो अरिष्ट पीते हैं वो भी किस में आ रहा है? मध्य वर्ग में आता है, ठीक है। जो अपने दवाएं बनती है ना अरिष्ट, आसव अरिष्ट, तो इस ये सारी चीजें जो किण्वन करके बनाई जाती है वो मध्य वर्ग में आती है, ठीक है। अब ये क्या क्या करवाती है? दीपन करवाता है ना। रुचिकारक होता है, तीक्ष्ण उष्ण तुष्णि, तुष्टि यानी कि मन को संतुष्ट करवाने वाले होते हैं, है ना। पुष्टि यानी शरीर का पोषण करवाने वाले होते हैं। स्वादु तिक्त और कटु अम्लपाक और अम्ल रस, है ना। क्या क्या खट्टे भी बनते हैं, कभी कभी खट्टे पदार्थों से, बियर इनसे भी बनाते हैं, है ना। महुए से बनाते हैं शराब। तो ये सारी चीज़ें वही कंडीशन आ गई। जिनकी निंद्रा नष्ट हो गई हो, जिन्हें नींद नहीं आती, वो कहते हैं ना मैं शराब पी के सो जाऊंगा, तो वो सारी कंडीशन आप लिख सकते हो एक शराबी को अज्यूम करके सारी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो इसमें, है ना। तो निंद्रा बहुत आती है और उससे लाभकारक होती है। और तो आगे बात करें अपन, तो क्या बता रखा है कि इन दोनों स्थितियों में, है ना, जिनको बहुत निंद्रा आ रही है यानी बहुत ज्यादा निंद्रा आ रही है और जिनको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, उस दोनों कंडीशन में क्या यूज कर सकते हैं अपन? एल्कोहल यूज करवा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? कृश और स्थूल दोनों के लिए लाभकारक है, यानी जो पतले हैं और ज्यादा मोटे उन दोनों के लिए क्या मानी गई है? अच्छी मानी गई है। किसके अनुसार? वाग्भट के अनुसार। वृक्ष और सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश कर उनका शोधन करवाने वाला होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि 1 महीने या 3-4 महीने में एक वाइन पी लेनी चाहिए, तो वो इसीलिए बोली गई है। तो देखो आयुर्वेदिक में सारी चीजें आएगी कि जो लोग बोलते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, यहाँ पर मांस का वर्णन भी आया है। जो लोग बोलते हैं दारू शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब का वर्णन भी आया है। लेकिन वो एक मेडिसिन के रूप में आया है, ये नहीं कि आप उसकी आदत बना ली आपने, है ना, हैबिट में लाया है, तो वो चीज़ फिर नुकसान करती है ना। हर चीज़ अति हो जाती है तो वो नुकसान ही करती है। और यहाँ पर क्या बता रहा है मद्य के बारे में कि बिना युक्ति के सेवन किया गया मद्य विष के समान माना गया है। तो ध्यान रखना है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना युक्ति अति मात्रा में सेवन किया गया मद्य क्या है? मारक होता है, यानी मृत्यु का कारक बन सकता है आपके, ठीक है। अब अगली बात करें अपन, तो नेक्स्ट कोटेशन में क्या बोला है? नया मद्य त्रिदोषों को उत्पन्न करवाने वाला होता है। नई चीज होती है वो हमेशा गुरु होती है और त्रिदोष उत्पन्न करवाने वाली होती है, ठीक है, हेवी है। तो जबकि पुराना मद्य क्या हो गया? लघु हो गया, है ना, लघु होता है और पथ्य माना गया है। फिर क्या बोल रहा है अगले कोटेशन में कि जो उष्ण उपचार है ना, उष्ण उपचार अर्थात उष्ण पदार्थों के सेवन करने वाले, धूप सेवन किए हुए, विरेचन के लिए, भूख से पीड़ित, अति तीक्ष्ण मृदु थोड़े संभार, जिनके मध्य में आवश्यक, है ना, मध्य में आवश्यक सामग्री उचित मात्रा में न पड़ा हो और जो गंदा हो गया, ऐसे मध्य का सेवन नहीं कर। यानी कौन से मध्य का सेवन नहीं करना चाहिए? तो आप जानते हुए कि ज़्यादा उष्ण, गर्म, बहुत ठंडा, ऐसी सारी चीज़ें आप मन से बना के भी लिख सकते हो। तो नॉर्मली इसको पढ़ लेना आप। फिर बात करते हैं सूरा यानी वाइन के बारे में बात कर रहा। देखो अपन ने 12th में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर हर चीज़ जो 8 चैप्टर पढ़ा होगा स्वस्थ वाला, तो उसमें क्या बता रखा था? वहाँ पर हर एक चीज़ को अलग अलग बता रखा था कि वाइन क्या होती है ना। 2-4 प्रकार की वाइनों के नाम भी बता रखे थे। तो वही कंडीशन अपने आयुर्वेदिक में भी होती है। सूरा किसे बोलते हैं? कि जो गुल्म, ट्यूमर, उदर रोग, अर्श, ग्रहणी, इनको शोष, इनका नाश करवाने वाली होती है। स्निग्ध, गुरु और वात नाशक होती है, ठीक है। अब मूत्र और कफ को बढ़ाने वाली होती है। तो जो डायूरेटिक होती है सूरा, इसीलिए वाइन पीने के बाद ज़्यादा ही टॉयलेट आती है ना। और अर्श इनमें यूज़ किया जा सकता है सूरा को। अब बात करते हैं नेक्स्ट कोटेशन की, तो वारुणी। देखो ये पूछ रखा है एग्जाम में, वारुणी के गुण बताइए, वारुणी क्या होती है? तो वारुणी को प्रसन्ना भी कहते हैं, ठीक है। वही है साली चावल या ताड़ और खजूर के रस से बनाई गई वाइन क्या कहलाती है? वारुणी कहलाती है, ठीक है। तो खजूर के रस से बनाई गई वाइन क्या कहलाती है? वारुणी कहलाती है। और यह हृदय के लिए लाभकारक मानी गई है ना। हृदय के लिए क्या मानी गई है? लाभकारक, बहुत हेल्पफुल मानी गई है वारुणी। तो इसलिए खजूर के जो बनाई जाती है ना उसके क्या बोलते हैं? वारुणी। और ये हृदय के लिए क्या मानी गई है? पथ्य मानी गई है। जबकि ये क्या है? गुणों में लघु, तीक्ष्ण और शूल को नाशक करवाने वाली होती है। कांस, कप, जब किनको खांसी हो जाती है वहां पर भी तो वाइन या अपन हल्दी मिला के जो एक ढक्कन भर के पिला देते हैं बच्चों को, है ना। कई कई नॉर्मल कंडीशन में आपने देखा होगा ऐसी कंडीशन भी।
गाँव वगैरह में। तो कास और वमन, श्वास, विबंध और आद्यमान, पेट की जितनी भी डिजीज हो उनको नष्ट करवाने वाला कौन होती है? वारुणी। यानी खजूर का जो अरिष्ट होता है ना, वो बियर होती है, वो वारुणी कहते हैं, और वो हृदय के लिए हेल्पफुल होती है। और जितनी भी एब्डोमल डिसऑर्डर है उनको भी क्या करवाने वाली होती है? नाश। और सर्दी जुकाम या कफी में इसको देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं विविध की, यानी बहेड़े से भी बनाई जाती है ना। बहेड़ा जो त्रिफला है उसके 3 द्रव्य होते हैं, उसमें बहेड़ा आता है। तो उससे भी क्या होती है? वाइन बनाई जाती है, और वो क्या होती है? तीव्र, तेज नशा नहीं मतलब तेज नशा नहीं करवाती है। ठीक है। लघु, पथ्य और व्रण, पांडु रोग और कुष्ठ को बहुत विरोधी नहीं होती। यानी कि सिंपल चीजें ध्यान रखना कि स्किन डिसऑर्डर हो गया, एनीमिया हो रखा, तो इसमें क्या होती है? विरोधी नहीं होती। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वैसे छोड़ सकते हो इसको। फिर बात करते हैं जौ से भी बनाते हैं, है ना, बियर जानते हो आप। जौ से भी हर एक चीज से बियर बनाई जाती है, तो उसे अपने आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? अरिष्ट बोलते हैं। ठीक है। विषम भी कारक होते हैं, गुरु और वृक्ष और त्रिदोष कारक होती है। तो जौ से बनाई गई वाइन क्या कहलाती है? त्रिदोष कारक होती है, ध्यान रखना है, त्रिदोष कारक होती है। अरिष्ट के गुण की बात करें, देखो अब अगला टॉपिक क्या दे दिया इसने? अरिष्ट के। तो जिससे अरिष्ट बनाया गया है उसी के गुण के समान होगा। जैसे खजूर से बना दिया, खजूर के गुणों के समान हो जाएगा, है ना। महुए से बना दिया, महुए के समान हो जाएगा। तो सभी प्रकार के मद्य को अरिष्ट के गुण अधिक होता है। और ग्रहणी, पांडु और कुष्ठ, अर्श, शोष, शोप, उदर रोग और ज्वर, गुल्म, कृमि और प्लीहा और रोग को नष्ट करवाने वाला कषाय, कटु और वातवर्धक गुणों से युक्त होता है। तो बेसिकली आप एक बार नॉर्मली इसको रीड कर लेना, है ना। अरिष्ट के बारे में आप सेकंड ईयर और आगे बहुत सारा पढ़ना है। अभी आयुर्वेद में अरिष्ट भी मेडिसिन होती है, तो बहुत यूजफुल होती है ना। बाकी आगे बात करें तो मार्दिक मध्य के गुण, जो कहते हैं ना अपन, द्राक्षा से बनाई जाती है। अब द्राक्षा मैंने समझा दिया था पहले क्या होती है। तो द्राक्षा से भी जो बियर बनाई जाती है उसके बारे में क्या बता रहा है? रस से तैयार की गई जो मद्य होती है वो क्रश करवाने वाली, पतले और लाभकारक करवाने होती है। यानी कि जिन मोटे हो रखे हैं उनको कौन सी वाइन पीनी चाहिए? तो यहाँ पर क्या बता रहा है ये? तो मध्य, जो माद्रिक मध्य है ना, द्राक्षा से जो बनाई गई वाइन है उसके बारे में बात कर रहा है। फिर मधुर सर, और यानी मृदु विरेचक होती है। पित्त और वायु को थोड़ी मात्रा में बढ़ाने वाली होती है। पांडु और बहुमूत्रता करवाती है। अर्श और कृमि को नष्ट करवाने वाली होती है। ठीक है। तो बहुमूत्रता, बहुत ज़्यादा टॉयलेट आ रखा है, और अर्श हो रखा है, कृमि हो रखे हैं पेट में, तो इनको सबको नष्ट करवाने वाली कौन होगी? जो आपकी द्राक्षा से बनाई गई बियर है वो चीज़ हेल्पफुल होगी यहाँ पर। ठीक है। खजूर मध्य के गुण बता रखे, द्राक्षा मध्य से कम गुण वाली होती है। जो खजूर से बनाई जाती है ना, तो सबसे अच्छी कौन सी? द्राक्षा से मान सकते हैं। द्राक्षा से जो बियर बनाते हैं वो सबसे अच्छी मान सकते हैं। फिर जो यहाँ क्या बता रहा है कि इससे भी जो कम गुणों वाली होती है वो खजूर से बनाई गई है ना। वो वातकारक होती है, गुरु होगी। फिर शर्करा से भी कुछ बनाई जाती है, तो यहाँ पर देख लेना आप आपके हिसाब से कि अधिक नशा नहीं करवाती है ना। शुगर से भी बनाते हैं इसको, और सुगंधित होती है और स्वाद में मधुर होती है, और ये भी हृदय के लिए हितकारी मानी गई। तो बेसिकली अपन जितनी भी वाइन या बियर पड़ी अपन ने उसमें एक हृदय के लिए तो हेल्पफुल मानी गई है। क्यों? क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो क्या करती है कि डिजोल्व करवा देती है। और बैड कोलेस्ट्रॉल वो अपने हृदय के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। उसी को तो अपने डीजल करवाना है। तो डीजल कराने के बाद क्या हो जाएगा? अपना हृदय अच्छा हो जाएगा, है ना। जो कोरोनिक डिसऑर्डर है या एंजाइना पेक्टोरिस है, ऐसी डिजीज में अपन अल्कोहल दे सकते हैं। इसलिए जो अल्कोहल कम पीते हैं या एक मात्रा पूर्वक पीते हैं तो उसमें हृदय की बीमारियां ज़्यादा नहीं देखी गई है ना। जैसे हार्ट फेलियर, ऐसी डिजीज ज़्यादा नहीं देखते हैं। लेकिन जो ज़्यादा ही सेवन करते हैं उसमें तो नुकसान होगा ही, सही आप सभी जानते हो। फिर गुड़ से बना हुआ मद्य, ठीक है, मूत्र, मल और वात को प्रवत करवाने वाला, तर्पण कारक, जठराग्नि को दीप्त करवाने वाला होता है। अपन जानते हैं, गुड़ में पढ़ के आ चुके हैं। फिर सिद्धू यानी गन्ने के रस से बनाया गया मद्य, तो ये आप बेसिकली आप पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्य आसव क्या होता है? मधु से बना हुआ आसव, ठीक है। ये छेदन, तीक्ष्ण, मेह यानी बहुमूत्रता और पीनस और कांस को जीतने वाला होता है, ठीक है। यानी मधु से बना हुआ जो आसव है वो मध्यासव पूछ सकता है 2 नंबर में, मध्यासव क्या है, ठीक है। तो मधु से बना हुआ आसव क्या है? मध्यासव है, ठीक है। वो क्या क्या करवाता है? कांस, पीनस, इनको जीतने वाला होता है, ठीक है। अब ये अरिष्ट आसव क्या क्या होते हैं आप जानते हो द्रव्य को। जैसे कीड़वन सुनी होगी ना आपने, कीड़वन करके बनाए गए जो भी रस के मतलब फ्रेगमेंटेड करके बनाते हैं ना, वो चीज़ अरिष्ट कहलाती है। फिर शुक्त के गुण देखो, शुक्त के गुण क्या होते हैं? तो यहाँ पर बेसिकली क्या दे रखा है कि जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि नीचे पढ़ना पहले विमर्श में, कंद, मूल, फल आदि तेल और नमक को द्रव में डालकर संदान यानी संदान किया हुआ जो शुक्त कहलाती है। तो शुक्त क्या है? कंदमूल जो भी तेल नमक में डालकर अपन जो बना देते हैं वो शुक्त कहलाती है। अब इसके क्या क्या गुण होते हैं? रक्तपित्त, कफ को उत्क्लेश करवाती
है ना, करवाने वाला वात का अनुलोमन करवाती है, तो वात का अनुलोमन कौन करवा रहा है, शुक्त करवा रहा है। तो बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वात का अनुलोमन ध्यान रखना है आपको। अति उष्ण तीक्ष्ण और रुक्ष अम्ल हृदय के लिए हितकारी मानी गई है, ये भी है ना, एक प्रकार की वाहिनी है ये भी, क्योंकि इसको भी किण्वन यानी फ्रेगमेंटेड करके ही बना रहे हैं अपन, तो ये एक तरह की बियर हो गई। फिर रुचिकारक है ना, बियर सारी रुचिकारक होती है, दीपन पाचन करवाती है। जठराग्नि को तीव्र करवाने वाली हो गई, है ना। तो बेसिकली जो ऊपर पढ़ के आ रहे हैं वो एक एक कॉमन निकाल लो कि मेरे को ये लिखना है बियर के बारे में, चाहे अरिष्ट जो भी आ जाए तो मेरे को ये चीज़ें लिखनी है। तो जठराग्नि दीपन हर जगह आ रहा है, ठीक है। ठंडी शीत होती है, पांडु और नेत्र और कृमि रोगों को नष्ट करवाने वाली होती है, ठीक है। शुक्तों के भेद देखो, यहाँ पर भेद भी दे दिए इसने, गुण शुक्त, ईशु शुक्त, मध्य शुक्त और मार्दी यानी द्राक्षा से बनाई गई शुक्त। तो यदोत्तर ये क्या होती है, हल्की होती जाती है, यानी सबसे भारी कौन सी है, गुड़ है, फिर ईशु है, फिर मध्य है ना, द्राक्षा शुक्त। तो ये सब क्रम अनुसार उत्तरोत्तर क्या हो रही है, हल्की हो रही है, ठीक है। तो वही बात बता रहा है। फिर आसूत के बारे में बता रहा है। आसूत क्या है, कंद मूल फल आदि के संधान फ्रेगमेंटेड करके जो सुक्त बनता है उसे आसूत कहते हैं, ठीक है। सुक्त और आसूत में अंतर ध्यान रखना। जो कंद मूल फल आदि से संधान यानी फ्रेगमेंटेड से जो सुक्त बनता है उसे आसूत है और वही द्रव्य गुणों से युक्त होता है। जबकि यहाँ क्या लिखा था इसने, देखो यहाँ पर नमक डालकर, द्रव को डालकर संधान कर, नमक भी डाल रखा था इसने, है ना, वो चीज सुक्त थी, लेकिन नमक नहीं डाल रहे यहाँ पर, ठीक है। जो कंद मूल थे वही क्या है, आसूत है। तो ये बात ध्यान रखना। फिर सांडा की क्या होती है, ये बात भी आ चुकी है, एग्जाम में पूछ रखा है सांडा की क्या होती है। तो वह है जो मूली सरसों आदि शाकों को क्वाथ से संधान करके, है ना, जैसे मूली हो गई, सरसों हो गई, इनके जितनी भी शाक है, जैसे कि यहाँ पर अपन पालक, जितनी भी शाक पढ़ेंगे ना अपन अन्न स्वरूपी जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, तो उनका क्वाथ है ना फ्रेगमेंटेड करके, उसमें क्या बोल रहा है आगे, चिरकाल से अम्ल हो जाता है। देखो बेसिकली इसमें ये बता रहा है सांडा की और काला अम्ल। काला अम्ल क्या होता है, देखो वह जो मूली सरसों आदि शाकों को काट को संधान कर उससे शाहजीरा देखो जीरे का टाइप आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे तो वहाँ पर भेद पढ़ोगे जीरे के, तो वहाँ शाहजीरा और राई डालकर बनाई गई है ना, जो चीरकाल अत्यंत काल में अम्ल हो जाता है उसे काला अम्ल कहते हैं। और सांडा की और काला अम्ल दोनों रुचि उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो बेसिकली इसमें इतनी सी बात ध्यान रखना कि जो सांडा की और काला अम्ल है वो क्या करवाते हैं, रुचि को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, हल्के होते हैं। तो ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आराम से लिख सकते हो कि हाँ भाई ये भूख को बढ़ाते हैं। थोड़ा अपने तरफ से भी जोड़ जाड़ के लिखना पड़ेगा, काला अम्ल सांडा की कभी पूछ ले। फिर धान्य अम्ल के गुण के बारे में बता रखा है, तो बेसिकली आप पढ़ लेना, इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ नहीं है। रू आस्थापन बस्ती में भी देते हैं, हृदय के लिए हितकारक माना गया है ना, तो ये आप पढ़ लेना। फिर सोविर तुष उदक अम्ल के गुण बता रखे, ये भी आप बेसिकली पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पांडु रोगों को इसमें इतना नहीं है। फिर देखो मूत्र वर्ग के बारे में बात कर चुके थे अपन, कितने टाइप से, किन किन से, तो वही है दूध वर्ग में जितने पढ़ाए थे ना मैंने, उसमें बस ये ध्यान रखना वहाँ दूध वर्ग में स्त्री दूध आ रहा था, स्त्री दूध की जगह यहाँ मैंने बताया था घोड़ी और गधी, तो यहाँ पर घोड़ी गधी दोनों का मूत्र लेना है, बस यहाँ पर स्त्री का मूत्र नहीं लेना है। तो बेसिकली अपने ना स्त्री का दूध लिया था वहाँ दूध वर्ग में, लेकिन बस इसमें क्या ध्यान रखना, स्त्री का दूध नहीं आए, मूत्र नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, घोड़ी गधी जो एक खुर वाले थे वो दोनों आ जाएंगे। तो 8 टाइप पढ़ाए थे वो के वही है, बस ध्यान रखना यहाँ पर स्त्री मूत्र नहीं आएगा। तो बस ये चीज़ें हैं, और इसके थोड़े बहुत गुण देख लो। देखो ये मूत्र पीतवर्धक होता है क्योंकि गर्म होगा, रुक्ष तीक्ष्ण उष्ण होता है ना, अनुरस यानी जो रस का बाद में ज्ञान होता है वो उसमें क्या होता है, लवण रस अनुरस वाला होता है ना। और उदर रोगों में अना, पेट और शूल, पांडु, कफ, वायु, गुल्म, अरुचि, विष और कुष्ठ, स्किन डिसऑर्डर अर्श को जीतने वाला होता है। तो अपन जानते हैं कि जितने लेप बनाए जाते हैं ना जो स्किन डिसऑर्डर में, उसमें भी मूत्र मिलाते हैं, लेकिन उसमें कौन सा मूत्र अच्छा मानते हैं, गाय का मूत्र मानते हैं। चरक स्पेशली बताता है कि गाय का मूत्र सबसे अच्छा माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ यहाँ पर। तो